हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे 9वीं असाइनमेंट का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, उसका बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस से जो पार्ट है, लेसन है, उसका पार्ट हम 3 देखेंगे। पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कशन करा दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं, तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो पार्ट 2 में 75, 76 और 77 यानी 75, 76, 77 3 क्वेश्चन छूट गया था, जिसका हम डिस्कशन करा रहे हैं, और बाकी आने वाला 91 से लेके 110 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्र फ्रेंड में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? यह परिपथ दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट? पहला दिया है सुरंग प्रकाश वायरिंग, दूसरा दिया है गलियारा प्रकाश वायरिंग, तीसरा दिया है गोदान लाइटनिंग वायरिंग यानी गोदान प्रकाश वायरिंग, चौथा है सीढ़ी प्रकाश वायरिंग। तो दोस्तों, यह फिगर जो दिखाया गया है, यह वायरिंग गोदान वायरिंग कहलाती है ना, गोदान प्रकाश वायरिंग कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है, यह गोदान वायरिंग का दिखाया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, व्हाट इज द टूल यूज टू बिंड कंड्यूट? यानी कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हिक्की, दूसरा कपलर, तीसरा पाइप वाइज, चौथा बेंच वाइज। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिक्की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिक्की होता है, हिक्की का प्रयोग कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बेंच वाइज होता है दोस्तों, किसी भी जाप को पकड़कर उस पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पाइप जो वाइज होती है, मेनली पाइप जो फिटिंग होता है प्लम्बर में, तो उसको पाइप को पकड़कर उस पर जॉब करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 77 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी? दोस्तों, एमसीबी का विस्तार यानी फुल फॉर्म पूछा है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी क्या कार्य करता है? तो एमसीबी जो होता है दोस्तों, वह सर्किट को क्या करता है? ओवरलोडिंग और ओवर करंट, ठीक है, इससे प्रोटेक्शन हमें देता है। यानी जब भी ओवरलोड होगा या ओवर करंट आएगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, इसलिए प्रयोग किया जाता है एमसीबी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 91 है, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है? तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? तो कठोर कंड्यूट पर जो थ्रेड की लंबाई होती है 11 mm से 27 mm होती है। 11 mm से 27 mm होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है, गैस टाइट विस्फोटक स्थापन के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? यानी विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन? पहला फ्लेक्सिबल कंड्यूट, दूसरा कठोर इस्पात कंड्यूट, तीसरा कठोर अधात्विक कंड्यूट, चौथा है लचीले अधात्विक कंड्यूट। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रिजिड स्टील कंड्यूट होता है, कठोर इस्पात कंड्यूट होता है, वह गैस टाइट विस्फोटक स्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर? यानी सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? दोस्तों, क्वेश्चन से ही मालूम हो जाता है, सर्किट को ब्रेक करने वाला सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर होता है तो सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक कब करेगा?
जब भी कभी अकस्मात स्थिति यानी कि कोई आकस्मिक स्थिति आता है, यानी ओवरलोड हो जाता है, ओवर करंट हो जाता है, एकाएक अचानक ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो उसका कार्य पूछा है, पहला सामान्य स्थिति में संपर्क करना, दूसरा असामान्य स्थिति में संपर्क करना, तीसरा असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, यानी असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। ऑटोमेटिक क्या करता है? असामान्य स्थिति में सर्किट को तोड़ देता है, ठीक है। यह सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाईमेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी? क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो द्विधात्विक पट्टी होती है वो अति भार से बचाता है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? पहला झटके से सुरक्षा, दूसरा अति भार से सुरक्षा, तीसरा लघु परिपथ से सुरक्षा, चौथा लीकेज धारा से सुरक्षा। तो जो अवशिष्ट धारा यानी रेसिडुअल करंट होता है, मेनली किससे सुरक्षा होती है? झटके से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, ठीक है। अवशिष्ट चुंबक मतलब लीकेज जो धारा होती है, तो झटके से सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 है, विच वायरिंग इज सेटेबल फॉर टेम्पोररी इंस्टॉलेशन, यानी अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त की जाती है? ठीक है, तो इससे पहले बताए थे अस्थायी वायरिंग जो होती है मेनली क्लीट वायरिंग होती है। कौन सी वायरिंग? क्लीट वायरिंग। और यह वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग भी होती है दोस्तों। बाकी आपकी ये सब जो है कंसील्ड है, पीवीसी है, मेटल है, ये सब अस्थायी वायरिंग होती है, ठीक है। भवनों निर्माण हेतु एक बार लगा दिया जाता है तो कई साल तक चलती रहती है, लेकिन कहीं सार्वजनिक स्थान हो, मेला हो, वहाँ पे क्लीट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है जो अस्थायी वायरिंग होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लीट वायरिंग अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए लगाई जाती है। और दोस्तों क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 97 है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? स्विच बॉक्स, जंक्शन बॉक्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, सॉकेट कनेक्शन पे। तो दोस्तों कहाँ लगाया जाता है? सॉकेट कनेक्शन पे लगाया जाता है, यानी वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में जो फेज कंडक्टर होता है सॉकेट कनेक्शन यानी सॉकेट संयोजन पे लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 है, कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? 50 क्लिप, 75, 100, 150 क्लिप। तो दोस्तों कितने क्लिप जो है कार्डबोर्ड में पैक किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 क्लिप्स जो होते हैं कार्डबोर्ड में फिट किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 है, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? तो यहाँ से न्यूट्रल है, यहाँ से लाइन दे रहे हैं, यहाँ स्विच लगाए हैं, यहाँ 2 वे स्विच है, यहाँ 2 बल्ब है, ठीक है, 2 बल्ब दिखाया गया है। तो वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? 2 लैंप मंद संचालन यानी 2 लैंप डीम ऑपरेशन ओनली, ठीक है। दूसरा है एक स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप। तीसरा 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित। चौथा है एक लैंप उज्ज्वलल और 2 लैंप मंद चलना।
तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 1 लैम्प ब्राइट, एक लैंप जलेगा चमकेगा, और 2 लैंप डिम ऑपरेशन, एक लैंप जलेगा और 2 लैंप डिम ऑपरेशन, यानी एक लैंप उज्जवल होगा और 2 लैंप मंद संचालन से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 100 है, 100 है। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचे। दूसरा, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान। तीसरा है ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे, यानी अवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, यानी ऑडियो वीडियो सिस्टम से विद्युत हस्तक्षेप से बचे। तो होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण यही है, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 101 है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाए तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? पहला, रिमेन सेम, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो अर्थ प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो अर्थ प्रतिरोध का मान जो होता है कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थ प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जितना अंदर तक करेंगे तो हमें नमी मिलती जाएगी, तो जब नमी मिलेगी तो करंट हमारा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर का मान घट जाएगा। ठीक है, प्रश्न 102 है, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? यानी पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? सेफ्टी एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, आउटलेट एक्सेसरीज या कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आउटलेट एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। संचालित करने के लिए पोर्टेबल उपकरण को आउटलेट एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? यानी विच इंसुलेशन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन? तो डबल इंसुलेशन, फंक्शनल इंसुलेशन, रेनफोर्स इंसुलेशन, सप्लीमेंट्री इंसुलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कार्यात्मक कुचालक होता है वह उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 104 है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? विच टाइप ऑफ एक्सेसरीज ऑफ फ्यूज इन कम्स अंडर कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में, होल्डिंग एक्सेसरीज में, सेफ्टी एक्सेसरीज में, आउटलेट एक्सेसरीज में? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज, रिले सब जो होते हैं सेफ्टी एक्सेसरीज में आते हैं, सुरक्षा के सामान में आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 105 है, ईसीसी का विस्तार क्या है? तो ईसीसी का जो विस्तार होता है वह क्या होता है? अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर होता है। ठीक है, अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर होता है। ठीक है, ईसीसी का फुल फॉर्म अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, गलत है। दूसरा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ईसीसी होता है इसका फुल फॉर्म अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 106 है, हैलोजन लैंप के लिए कौन से प्रकार का एमसीबी उपयुक्त होता है? यानी विच टाइप एमसीबी सुटेबल फॉर हैलोजन? तो पहला क्या दिया है? एल सीरीज एमसीबी, दूसरा जी सीरीज एमसीबी, ठीक है, तीसरा है डीसी सीरीज एमसीबी,
चौथा है LNG सीरीज MCB। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जो जी सीरीज MCB है, ठीक है, जी सीरीज MCB का प्रयोग हैलोजन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जी सीरीज का। तो दोस्तों मैं बताना चाहेंगे मेनली जो हैलोजन होता है उसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्री गुण होता है, ठीक है। तो अगर रजिस्ट्री गुण होता है तो उसका हम प्रयोग L सीरीज MCB में भी कर सकते हैं, ठीक है, L सीरीज MCB में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे G सीरीज ना होके L सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही होना चाहिए, L सीरीज MCB, क्योंकि L सीरीज MCB जो होता है गीजर में प्रयोग किया जाता है या फिर रजिस्टिव लोड में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वही बात करें G सीरीज MCB जो होता है मोटर में, एयर कंडीशनर में, या फिर कह दें तो मोटर जो फिर आपका इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, जो भी इंडक्टिव लोड होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड में। तो इससे आप जो हैलोजन क्या है, हैलोजन में आपका रजिस्टिव लोड होता है, तो रजिस्टिव लोड हो जाएगा तो L सीरीज MCB हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 107 है, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। एडिसन स्क्रू होल्डर, गोलीथन पैच होल्डर, एंकोर होल्डर या ब्रैकेट होल्डर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गोलियत पैच होल्डर है, गोलियत स्क्रू होल्डर वह 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 108 है, AWG का फुल फॉर्म। तो AWG का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज होता है, ठीक है। एक होता है AWG, एक होता है SWG। तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, AWG का मतलब अमेरिकन वायर गेज होता है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, अमेरिकन वायर गेज। AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज होता है। प्रश्न 109 है, BIS का प्रतीक नाम क्या है। यह दिखाया गया BIS द्वारा। तो यह प्रतीक सिंबल क्या दर्शाता है, लैंप को दर्शाता है, टू वे स्विच को दर्शाता है, या फिर इंटरमीडिएट स्विच को दर्शाता है, या मल्टी पोजीशन स्विच को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट स्विच होता है, इंटरमीडिएट से दो से अधिक स्थान को नियंत्रित के लिए प्रयोग किया जाता है इंटरमीडिएट स्विच। तो यह जो सिंबल दिखाया गया दोस्तों, तो यह क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है, इस तरह इंटरमीडिएट स्विच होता है ना। तो यह जो फिगर है वह इंटरमीडिएट स्विच है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 110 है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस जो बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस है इसका अंतिम प्रश्न भी होगा, ठीक है। आरेख का प्रकार क्या है। तो यह आरेख दिखाया गया है, इसका प्रकार क्या है, वायरिंग डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, इंस्टॉलेशन है, लेआउट डायग्राम है। तो क्या हो जाएगा यह दोस्तों, यह वायरिंग डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार हमें वायरिंग करना है उसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मिनी असाइनमेंट में आपका बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस का जितना भी क्वेश्चन था हम एनालिसिस करा दिए, ठीक है। तो यह पार्ट 1 में पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाके कंप्लीट हुआ। तो ये तीनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, देन उसके बाद अगले चैप्टर का हम कल नया प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।